भारतीय इतिहास में हुई वो बैंक रॉबरी जिसे भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी कहा गया। लुधियाना, पंजाब, जहां कुछ ही घंटों में देश की सबसे सुरक्षित तिजोरी को खाली कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि ये बैंक रॉबरी कैसे हुई? इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या इसके अपराधियों को कभी पकड़ा गया? और इस बड़ी डकैती से भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? इन्हीं सभी जरूरी सवालों के जवाबों के साथ शुरू करते हैं आज की ये रोमांचक डॉक्यूमेंट्री। साल 1987, भारत का पंजाब राज्य, एक ऐसा दौर जब इस धरती पर हर रोज कुछ न कुछ जल रहा था। गांवों में डर था, शहरों में सन्नाटा था और सरकार दिल्ली से जो भी आदेश दे रही थी, जमीन पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हो चुका था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना घुसी थी, हजारों जानें गई थीं। फिर इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम और उन सब के बाद पंजाब में एक ऐसी आग भड़की जो अगले कई सालों तक बुझने का नाम नहीं लेने वाली थी। इसी माहौल में एक संगठन पैदा हुआ था, खालिस्तान कमांडो फोर्स, जिसे लोग KCF के नाम से जानते थे। और इस संगठन के पास सपना तो था, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज नहीं थी पैसा। आधुनिक हथियार चाहिए थे, AK-47 चाहिए थी, गोला बारूद चाहिए था और ये सब बिना पैसे के मुमकिन नहीं था। तो KCF के नए प्रमुख ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उस वक्त के हिसाब से इतनी साहसी थी, इतनी शातिर थी और इतनी सधी हुई थी कि उसे अंजाम देने के बाद पूरा हिंदुस्तान हैरान रह गया। और ये योजना बनाने वाला इंसान कोई और नहीं था, बल्कि वो शख्स था जिसने कभी खुद पंजाब पुलिस में काम किया था। उसका असली नाम था सुखदेव सिंह ढिल्लों, लेकिन दुनिया उसे जानती थी जनरल लाभ सिंह के नाम से। 1952 में तरन तारण जिले के एक छोटे से गांव पंजवार में जन्मे लाभ सिंह ने जवानी में पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी की। पुलिस में रहते हुए उसने जाना कि सिस्टम कैसे काम करता है, जांच कैसे होती है, सबूत कैसे इकट्ठे किए जाते हैं और सबसे जरूरी सुरक्षा व्यवस्था में कहां-कहां कमजोरियां होती हैं। 1984 के बाद सब कुछ बदल गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसने नौकरी छोड़ दी, हथियार उठा लिए और धीरे धीरे KCF के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गया। 1986 में जब KCF के पहले प्रमुख को गिरफ्तार किया गया तो संगठन की पूरी कमान आ गई लाभ सिंह के हाथ में। और लाभ सिंह के हाथ में आते ही उसने पहला सवाल पूछा, पैसा कहां से आएगा? जवाब उसे पता था, लुधियाना शहर का सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाका बैंक स्क्वायर। यहाँ एक के बाद एक बैंकों की शाखाएं थीं और इन्हीं में से एक थी पंजाब नेशनल बैंक की मिलरगंज शाखा। इस शाखा में RBI का करेंसी चेस्ट था, यानी यहाँ नकदी का बड़ा भंडार रहता था। पुराने नोट जो चलन में थे और नए नोट जो अभी बांटे जाने थे। लाभ सिंह ने इस बैंक को हफ्तों तक परखा। कब खुलती है शाखा, कितने कर्मचारी हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, किस रास्ते से आना है और किस रास्ते से निकलना है। और जो सबसे बड़ी कमजोरी उसे मिली वो ये थी कि उस बैंक में उस दिन कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था। योजना तैयार थी। 12 फरवरी 1987 सोमवार सुबह के करीब 9:10 लुधियाना के मिलरगंज इलाके की सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थीं। बैंक खुल रहे थे, दुकानदार शटर उठा रहे थे। तभी पंजाब नेशनल बैंक की मिलरगंज शाखा के बाहर 2 मेटाडोर वैन और एक फिएट कार आकर रुकती है। 12 से 15 लोग उतरते हैं, पुलिस की वर्दी में, हाथों में सब मशीन गन और राइफलें। वो बैंक के दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि वे सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच के लिए आए हैं। उस वक्त पंजाब में पुलिस की जांच पड़ताल एक आम बात थी। उग्रवाद के उस दौर में कोई भी पुलिस कर्मियों से सवाल नहीं करता था। बैंक के कर्मचारियों ने बिना किसी शक के दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला असली खेल शुरू हो गया। अंदर घुसते ही हथियार निकल आए, आवाजें आईं, सब नीचे बैठ जाओ, सिर झुकाओ फर्श पर। जो भी बैंक में था, कर्मचारी, मैनेजर, कैशियर और जो भी ग्राहक उस सुबह वहां आए थे, सभी को एक एक करके फर्श पर बैठा दिया गया। बैंक मैनेजर और कैशियर को बंदूक की नोक पर ले जाकर लॉकर और तिजोरी की सभी चाबियां छीन ली गईं और फिर सभी कर्मचारियों और ग्राहकों को स्ट्रांग रूम के अंदर बंद कर दिया गया।
अब शुरू हुआ असली काम और यहाँ लाभ सिंह की शातिर सोच सबसे साफ दिखती है। कैश रूम में उस दिन करीब 10 करोड़ रुपए के नए नोट भी रखे थे, चमकदार, साफ, बिल्कुल नए। इन लोगों ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि लाभ सिंह जानता था नए नोटों के सीरियल नंबर होते हैं जो ट्रेस किए जा सकते हैं, जो पकड़वा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सिर्फ पुरानी करेंसी उठाई, वो नोट जो पहले से चलन में थे, जिनके सीरियल नंबर को ट्रैक करना पुलिस के लिए लगभग नामुमकिन था। हाँ, 5 करोड़ 70 लाख रुपए बोरियों में भरे गए। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो करीब आधे घंटे से 2 घंटे के बीच चली, वारदात करने वालों ने खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए और फिर वो उसी शांति से बाहर निकले जिस शांति से अंदर आए थे। बोरियां वैन में ला दी, दरवाजा बंद किया और 2 मेटाडोर और एक फिएट कार में बैठकर लुधियाना की उन्हीं सुबह की सड़कों पर निकल गए। पूरी वारदात में एक भी गोली नहीं चली, एक भी इंसान घायल नहीं हुआ। ये उस वक्त भारत ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। जब स्ट्रांग रूम में बंद लोगों को बाहर निकाला गया और बैंक मैनेजर SN मल्होत्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तब तक वे लोग शहर से बहुत दूर जा चुके थे। खबर फैलते ही पंजाब पुलिस हरकत में आई, लेकिन न कोई गवाह था जो चेहरा पहचान सके, न कोई गाड़ी का नंबर किसी ने नोट किया था, न कोई गोली चली थी जिससे हथियार की पहचान होती। दिल्ली तक खबर पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और गृह मंत्री बूटा सिंह ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना। पंजाब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को इस मामले की जांच सौंप दी गई और आरोपियों पर उस वक्त का सबसे कड़ा कानून लगाया गया, टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जांच शुरू हुई और लंबी चली। CBI की टीम दिल्ली से आई। पंजाब पुलिस के स्थानीय नेटवर्क की मदद से एक एक सुराग खंगाला जाने लगा। पहला बड़ा सुराग मिला लुधियाना की एक गली में। एक लावारिस मारुति कार वारदात से जुड़ी। जब उसे खंगाला गया तो अंदर मिला एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस। उस लाइसेंस पर एक पता दर्ज था। जब जांच एजेंसियां उस पते पर पहुंची तो वहां से मिले 1,96,000 रुपए नकद और कुछ फोटो के नेगेटिव। उन नेगेटिव्स ने सब बदल दिया। जब उनसे फोटो निकाली गईं, तो पहली बार कुछ चेहरे सामने आए। जांच एजेंसियों को एक धागा मिल गया था और उन्होंने उसे पकड़कर खींचना शुरू किया। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुईं। सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष दलजीत सिंह बिट्टू और उनके साथी गुरशरण सिंह गामा सहित कुल 12 से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। ये साबित किया गया कि ये लोग लाभ सिंह के साथ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन मास्टरमाइंड लाभ सिंह हाथ नहीं आया। वो भूमिगत रहा, पुलिस की नजरों से बचता रहा, एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरा गांव। लेकिन 12 जुलाई 1988 को होशियारपुर जिले के तांडा गांव के पास पुलिस को खुफिया सूचना मिली। मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में जनरल लाभ सिंह मारा गया। उम्र 35 साल। वो पैसा जो उसने लूटा था कभी बरामद नहीं हुआ। अधिकतर पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान के रास्ते AK-47 और दूसरे आधुनिक हथियार खरीदने में हुआ और उन हथियारों से पंजाब में आतंकी हमलों में अचानक एक नई तरह की ताकत आ गई। अदालत में ये मामला 30 साल से भी ज्यादा चला। 2012 में यानी घटना के 25 साल बाद लुधियाना की विशेष टाडा अदालत ने दलजीत सिंह बिट्टू और उनके साथियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 9 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत ने कहा, CBI ये साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि आरोपियों के पास से बरामद हुए 60 लाख रुपए उसी डकैती के 5 करोड़ 70 लाख रुपयों का हिस्सा थे। जब ये फैसला आया तक कई आरोपी अपनी सजा का बड़ा हिस्सा जेल में काट चुके थे। ये डकैती आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। 5 करोड़ 70 लाख रुपए आज की कीमत में जो 60 से 65 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं, कभी बरामद नहीं हुए। वो पैसे कहाँ गए?
कितने हथियार बने, कितने हमले उन हथियारों से हुए, इसका पूरा जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इस पूरी घटना में सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि इतना पैसा लूटा गया, सबसे डरावनी बात ये थी कि ये सब इतनी शांति से हुआ, बिना एक गोली चलाए, बिना एक खून बहाए। एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल ने, जो सिस्टम की हर कमजोरी जानता था, पुलिस की ही वर्दी पहनकर, पुलिस की ही भाषा बोलकर पुलिस को ही चकमा दिया और पूरा हिंदुस्तान देखता रह गया।